हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट सेकेंड और पूरे बेसिक के साथ बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबा के कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और क्लास लिया था, उसमें मैंने फुल टू बेसिक बताया था। वो बेसिक जाके जरूर देख लेना, वो आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में कल मैंने पढ़ाया था सॉलिड लिक्विड गैस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बारे में बताया था। तो और कल मैंने इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों के डिफरेंसेस बताए थे और दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी बताए थे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है बिल्कुल, तो वो जाके उस लेक्चर को देख लो। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस होता क्या है सबसे पहले ये जानेंगे, और इसको डोनेट किस चीज से किया जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रेस होता क्या है, जैसे कोई भी मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को पूरे जोर से खींचेंगे, पूरे जोर से खींचेंगे। जितने अपने अंदर ताकत होगी, चाहे किसी मशीन से खींचेंगे, इतने जोर से खींचेंगे। धीरे धीरे खींचते खींचते होगा क्या, इसका कोई एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, कोई इसका फ्रैक्चर पॉइंट आएगा, कोई तो पॉइंट आएगा ना, फ्रैक्चर पॉइंट। और जो भी नॉइज है उसको आप नेगलेक्ट करके स्टडी पे ध्यान दें। तो इसका कोई फ्रैक्चर पॉइंट आएगा, फ्रैक्चर पॉइंट खींचेगा, कुछ स्ट्रेस के बाद ये टूट जाएगा। तो वो उसी को स्ट्रेस किसको बोलते हैं। तो कोई भी इस पार्टिकल है, इसमें फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पर, वही होता है इसका क्या स्ट्रेस होता है। इस पे कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस बिल्कुल कुछ नहीं है, एक पार्टिकल पे कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। इतना ही समझना है, फोर्स पर यूनिट एरिया से इसमें ये ब्रेक हो जाए उतना है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। तो अब देखते हैं यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। जो आपका स्ट्रेस है वो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स है, मतलब बॉडी का इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स है। एंड पर यूनिट एरिया, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। वही फोर्स पर यूनिट एरिया किसी बॉडी का इंटरनल रेसिस्टेंस है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस बॉडी को खींचेंगे, खींचने से अगर कुछ जो अल्टीमेट पॉइंट होगा, किसी पॉइंट पे ये बॉडी जो है ये ब्रेक हो जाएगा, इसका फ्लूइड पॉइंट आ जाएगा, उसी को स्ट्रेस स्ट्रेस से कैलकुलेट किया जाता है। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद देख लीजिए, इस मैंने एग्जांपल लिया है, मान लीजिए किसी कोई एक लॉग है, कोई वुड है, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे उसको खींच रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो कुछ देर तक वो क्या करेगा, उस चीज को रेसिस्ट करेगा, उस चीज को प्रिवेंट करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस डोनेट किया जाता है सिग्मा से, ध्यान में रखे। तो देखिए स्ट्रेस डोनेट किया जाता है सिग्मा से। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स डिवाइड बाई एरिया। और फोर्स डिवाइड बाई एरिया, फोर्स का क्या होता है, जो यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो गया। अब इसकी बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फोर्स का हमें पता है ml t-2 और एरिया का एल स्क्वायर। तो एरिया का एल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ से डिवाइड होगा तो आपका ml-1 t-2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए डायमेंशन ml-1 t-2 हो गया। इसका डायमेंशन किसका, स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और डायमेंशन ml-1 t-2, ये आप ध्यान में रख लेना, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आप याद रखना। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन का जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या क्या होता है, सब देखिए। सबसे पहले मान लीजिए ये एक मार्कर है, मार्कर को मैं लॉन्गिट्यूडनल वे में खींच रहा हूँ तो इसका तो लेंथ पहले से एल है, और जैसे खींचूंगा तो कुछ इसमें क्या होगा, स्ट्रेस अप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा और इलास्टिसिटी की वजह से थोड़ा और ये नीचे की तरफ खींचेगा, इसका जो लेंथ का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर लेंथ का साइज थोड़ा सा बढ़ गया, कोई स्ट्रिंग को ले लिया, स्प्रिंग ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर का लेंथ पहले इतना था, उसके बाद लेंथ थोड़े से और इसके इंक्रीज हो गए। तो स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। कोई भी डायमेंशन में चेंज हो रहा है, उसके ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन कुछ नहीं होता है, बस आपका चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब जो आपका डायमेंशन में चेंज हो रहा है और उसका रेशियो किसका, ओरिजिनल डायमेंशन का ही बोलते हैं स्ट्रेन। मतलब कुछ चेंजेज आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेन जो होता है वो आपका क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। अब बोलोगे सर यूनिटलेस क्वांटिटी कैसे हो जाता है,
तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की, तो लेंथ के अकॉर्डिंग, तो लेंथ में पहले चेंज आया, लेंथ में चेंज आया, थोड़ा भी चेंज आया, चेंज तो आया। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और ओरिजिनल लेंथ ले लो, उसका भी मीटर होगा, क्योंकि दोनों का सेमी यूनिट होता है। तो मीटर बाय मीटर, तो इसका ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। याद रखना हमेशा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेस और आपसे पूछ लेंगे स्ट्रेन, विच इज द dimensionless quantity, then you will be say that sir strain will be the dimensionless quantity। और इसकी वजह रीजन क्या है, रीजन ये है कि दोनों का चेंज इन लेंथ रेशियो और ओरिजिनल लेंथ दोनों का मीटर मीटर कट के आपका क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा और डायमेंशन लेस भी होगा, ये आप ध्यान रखना। तो आप याद रखना, स्ट्रेस का आपका यूनिट पूछे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं किसकी, स्ट्रेस की, ml-1 t-2। अगर वही बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन जो होता है, क्या होता है स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल क्या यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट लेस हो जाएगा और डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखना। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको बहुत सारे अभी यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, अभी तत्काल के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। तो ये आपको समझ में आ गया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस सिंपली क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी इंटरनल रेसिस्टेंस, किसी बॉडी का फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेन बोलते हैं चेंज इन लेंथ, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, मगर स्ट्रेस आपका जो है उसको डायमेंशन होता है। और डायमेंशन कितना होता है, ml-1 t-2। और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आसानी और अच्छे तरीके से समझो। तो आपने ये दोनों को अच्छे से समझ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रख लो और समझ लो। अब बात करते, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की कुछ और इंपॉर्टेंस जो इनके पॉइंट्स है वो उसके देखते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे, उसका बाद देखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ लिया, यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन ये स्केलर है, वेक्टर, ये तो आपको पता होना चाहिए। स्केलर क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं वेक्टर। मगर आपका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ये ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। अब पूछोगे सर कैसे, इसमें चेंज इन डायरेक्शन पे हो रहा है इफेक्ट, इसमें मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट हो रहा है, यस, ये दोनों पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन अलजेब्रिक सम को नहीं ओबे कर रहा है। जब तक कोई भी एलिमेंट, चाहे कोई किसी का भी यूनिट कब होता है, कोई भी स्केलर और वेक्टर कब कहलाता है, जब वो अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। अगर अलजेब्रिक सम को फॉलो नहीं करेगा तो उसको ना स्केलर बोलेंगे ना वेक्टर बोलेंगे, चाहे उसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, ये टेंसर क्वांटिटी है, ये अलजेब्रिक सम को ओबे नहीं करता, इसी वजह से इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। आप हमेशा याद रखो, एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है स्ट्रेस और स्ट्रेन, बोथ आर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये दिया हुआ रहता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, मगर ये जो है अलजेब्रिक सम का फॉलो नहीं करने की वजह से इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो स्ट्रेस और स्ट्रेस दोनों टेंसर क्वांटिटी है। उसके बाद बात करेंगे हुक्स लॉ की। तो बहुत सारे बच्चे हुक्स लॉ के बारे में बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। हुक्स लॉ होता क्या, बेसिकली इंजीनियरिंग में काफी डिटेल में पढ़ना है। जब कोई मेटल फेल्यूर कब होता है, इस पे स्ट्रेस कितना लगेगा, स्ट्रेस अल्टीमेट लोड क्या होता है, वो सारी चीज पढ़ना है। मगर आप 11th में हो, 12th के बच्चे हो, उसको बेसिक क्या पढ़ना हुक्स लॉ में। तो हुक्स लॉ बेसिकली बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब आपका स्ट्रेस और स्ट्रेस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं हुक्स लॉ अंडर इलास्टिक लिमिट। अब बोलोगे सर इलास्टिक लिमिट क्या है, तो इलास्टिक लिमिट के बाद जो आपका मेटल जो होता है, कोई भी पार्टिकल वो फेल्यूर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेस हुक्स लॉ वहीं तक ओबे करता है, कहां तक, अंडर इलास्टिक लिमिट। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक ही ये हुक्स लॉ ओबे कर पाता है, ये आप ध्यान रखना। अब इस पॉइंट को समझो, आपको एग्जाम में अगर उस नीट का जेई का एग्जाम दे रहे हो तो ये सारे पॉइंट के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो चीज देख लेना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, और यहाँ से देखिए ये मेटल, ये पीक पॉइंट हो गया, ये लोअर पॉइंट हो गया, ये लोअर, और फिर से ये मेटल की ऐसे डायग्राम बना रखी है। सबसे पहले जान ले, इस पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट याद रखो, इस सारे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जाम्पल के साथ, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अभी
सिर्फ देख लो क्या कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। उसके बाद जैसे थोड़े थोड़े ऊपर जाओगे तो एक यील्ड पॉइंट आता है, यील्ड पॉइंट के बाद एक और अपर यील्ड पॉइंट आता है, लोअर यील्ड पॉइंट आता है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट, ये आप याद रख लो, यील्ड पॉइंट इसको बोलते हैं। उसके बाद आगे आपका लोअर यील्ड पॉइंट, ये याद रखना, लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर आ गया अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट मतलब कि जहां पर अल्टीमेट लोड किसी भी मेटल को सहने की क्षमता होती है, वहां तक वो सहता है। उसके बाद उस मेटल की होती है वो फेल्यूर हो जाती है। तो आप याद रखना यहाँ पर ये यील्ड पॉइंट है और ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, मतलब वहां मैक्सिमम स्ट्रेस वहीं तक कि कोई भी मेटल ले सकता है, उसके बाद उसकी फेल्यूर हो जाती है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने ग्राफ्स आपको बता रखा है। तो इसको अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और लास्ट में जो फेल्यूर पॉइंट, जहां पे मेटल फेल्यूर हो जाती है, जहां पर किसी भी विद इन लिमिट से आपका जो मेटल होता है वो फेल हो जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। आप बोल रहे हो ना रियल लाइफ में कैसे एग्जाम्पल है। मान लो कोई बस है, बस में जितने सीट है, मान लीजिए 20 सीट है और 20 बंदे ही बस में बैठेंगे, मगर ओवर हम लोग देखते हैं अपने स्टेट में जहां पे भी उससे ज्यादा बंदे उस पर बैठ जाते हैं, फिर भी बस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चल जाता है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आती है। रीजन है यही अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट की। अगर किसी भी बस में अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट का लिमिट नहीं बढ़ा के रखा होगा तो वो बस जितना ही सीट है उतना ही बंदे बैठ पाएंगे, नहीं तो वहां मेटल की फेल्यूर हो जाएगी और बस के जितने भी मेटल के बने हुए बॉडी पार्ट्स वो टूट जाएंगे। आप किसी भी बिल्डिंग को देखे होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में उसका जो लाइनिंग बना रहता है उस पे उससे ज्यादा स्ट्रेस दे दिया जाता है, मगर वो उसको भी फेल्यूर क्या करता है, सह लेता है। रीजन किसके, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट की, उस पॉइंट तक वो मेटल को किसी भी चीज को कैरी कर सकता है, ये आप ध्यान रखना। तो जितने भी बस में आपके ज्यादा पैसेंजर चढ़ रहे हैं सीट से ज्यादा, मगर उसका बस का फेल्यूर नहीं हो पाता है, रीजन है कि मेटल को इस तरह से उसको ट्रीट कर दिया जाता है कि वो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तक अपने आप को कैरी रख सके और फेल्यूर ना हो। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट भी आप बता दिया, जो यील्ड पॉइंट के नीचे का उसका तो फेल्यूर पॉइंट, जहां पे मेटल हर एक चीज कुछ भी फेल्यूर हो जाए। और ये सारे जो एप्लीकेशन मैंने बताया वो सब इंजीनियरिंग में पढ़ना है आपको, तो वो जरूर देख लेना। उसके बाद वो याद रखना, आप एग्जाम्पल किसी को बता सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हुक्स लॉ क्या है। तो हुक्स लॉ आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस है अंडर इलास्टिक लिमिट, ये जरूर लगाना आप, अंडर इलास्टिक लिमिट। उसके बाद स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, तो यहाँ पर सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये किसको बोल सकते हैं, ये स्ट्रेन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक कांस्टेंट आया गया, प्रोपोर्शनल हटने के बाद एक कांस्टेंट आता है जिसको मैंने यहाँ ई से डोनेट किया। तो ई आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये आप ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब भी आपसे पूछे हुक्स लॉ के बारे में, आप बोलना है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। उसका कब तक, अंडर इलास्टिक लिमिट। और ये बोलने के बाद आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हो और ये डेरिवेशन कर सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू क्या है स्ट्रेन है। तो ये आप ध्यान रखना, जब भी ये कांस्टेंट हटेगा स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन, तो उसके जगह पे जो कांस्टेंट आता है उसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आसानी से समझ में आया, और इसके साथ मैं फॉर्मूलर डेरिवेशन भी करूंगा और इससे कैसे रिलेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और याद रखना है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है लेकिन बच्चे इससे डरते, डरने का बिल्कुल नहीं। और आज है फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट सेकंड। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।